बेताल राजा विक्रमादित्य से कहता है, राजन, ये कहानी है नेत्रहीन पुत्रों की। एक दिन एक बूढ़ा आदमी अपने दो नेत्रहीन बेटों के साथ राजा के दरबार में गया और बोला, महाराज, मुझे अपने व्यवसाय में भारी घाटा हुआ है। अगर आप मुझे सोने के 1000 सिक्के उधार दे दें तो मैं आपका एहसान मानूंगा। मैं अपने बेटों को आपके पास छोड़ जाता हूँ। मेरे बेटे देख नहीं सकते, लेकिन वे बहुत गुणी हैं। मेरा बड़ा बेटा घोड़ों का पार किए और छोटा बेटा हर तरह के रत्नों की परख कर सकता है। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित रह गया। उसने बूढ़े की बात मान ली और उसे सोने के 1000 सिक्के देकर विदा कर दिया। दिन बीतने लगे। एक दिन दरबार में घोड़ों का एक व्यापारी आया। वो राजा को एक अरबी घोड़ा बेचना चाहता था। राजा ने नेत्रहीन लड़के से घोड़े की परख करने को कहा। उस लड़के ने घोड़े को छूकर परखना शुरू किया। यह देखकर घोड़े के व्यापारी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, महाराज, भला एक अंधा लड़का घोड़े की परख कैसे कर सकता है? तभी वह लड़का बोला, महाराज, यह घोड़ा ना खरीदें, यह अपने सवार को चोट पहुंचा सकता है। राजा ने एक पल के लिए कुछ सोचा, फिर कहा, एक अच्छे घुड़सवार को इसकी सवारी करने के लिए बुलाओ। जो ही घुड़सवार उस पर बैठने लगा, घोड़े ने उसे पटक दिया। घोड़े का व्यापारी बोला, ये मेरे साथ तो कभी ऐसा बर्ताव नहीं करता। अंधे लड़के ने कहा, दरअसल ये घोड़ा किसी भी ग्वाले को चोट नहीं पहुंचाता। क्या तुम पहले ग्वाले थे? घोड़े का व्यापारी हड़बड़ाकर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? अंधे लड़के ने जवाब दिया, वो तो मैंने तुम्हारे घोड़े को सूंघकर ही जान लिया था। कुछ दिनों बाद एक जौहरी अमूल्य रत्न लेकर दरबार में आया। राजा ने छोटे लड़के को उसकी परख के लिए बुलाया। छोटे लड़के ने रत्न को अपनी हथेलियों में रखकर कई बार मला। फिर वह राजा से बोला, महाराज, ये रत्न अनमोल है, परंतु जो भी इसे रखेगा उसके लिए अशुभ होगा। यह रत्न इस जौहरी के परिवार में 2 मौतों का कारण बन चुका है। राजा ने जौहरी की ओर देखा तो उसने शर्म से अपनी आंखें झुका ली। ये बात सच थी। जौहरी राजा से माफ़ी मांगने लगा। राजा ने उसे माफ़ कर दिया और वह अपना सा मुँह लेकर चला गया। राजा दोनों अंधे लड़कों का हुनर देखकर हैरान हो गया। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कोई अंधा व्यक्ति इतना समझदार हो सकता है। राजा ने सोचा कि उन दोनों लड़कों को अपना मंत्री बनाया जा सकता है। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उनके पिता के आते ही वह दोनों लड़कों को अपने दरबार में रख लेगा। कुछ दिनों बाद बूढ़ा आदमी वापस आया तो राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे बेटों की प्रतिभा देख ली है। तुम में क्या गुण है? बूढ़ा आदमी बोला, मैं आपको किसी भी व्यक्ति की असलियत बता सकता हूँ। राजा ने पूछा, अच्छा बताओ, मैं कौन हूँ? बूढ़ा बोला, आप एक चोर के बेटे हैं। यह सुनकर राजा को गुस्सा आ गया। उसने बूढ़े और उसके दोनों बेटों के सिर को धड़ से अलग करने का आदेश दे दिया। जब कहानी खत्म हुई तो बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, विक्रम, बता, क्या उस राजा का न्याय उचित था? जल्दी बोल, वरना तेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य ने जवाब दिया, नहीं, ये उचित नहीं था, लेकिन इसमें बूढ़े का भी दोष है। उसे इस बात का एहसास नहीं था कि वो राजा को क्या बताने जा रहा है। उसे बोलने से पहले सोचना चाहिए था। बेताल बोला, राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा उत्तर प्रशंसनीय है, लेकिन तू बोला इसलिए मैं वापस जा रहा हूँ। इतना कहकर बेताल पीपल के पेड़ की ओर मुड़ चला और राजा उसके पीछे दौड़े। अगली कहानी, राजकुमारी चंद्रलेखा। राजा विक्रमादित्य सावधानी से पीपल के पेड़ के पास पहुँचे। लाश पहले की तरह उल्टी लटकी हुई थी। उन्होंने उसे पेड़ से नीचे उतारा, अपने कंधों पर रखा और अपने राज्य की ओर चल दिए। रास्ते में बेताल उन्हें एक दूसरी कहानी सुनाने लगा। राजन, मगध राज्य में चंद्रलेखा नामक एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। दूर दूर के राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसे अपने लिए कोई योग्य वर नहीं दिखता था। इस तरह दिन बीतने लगे। चंद्रलेखा की माँ को चिंता होने लगी। एक दिन उन्होंने राजकुमारी चंद्रलेखा से पूछा, तुम विवाह के लिए आने वाले प्रस्तावों को क्यों इनकार कर देती हो? राजकुमारी चंद्रलेखा ने कुछ पल सोचा, फिर बोली, मेरा पति साहसी, बलशाली और प्रतिभावान होना चाहिए। तब उसकी माँ ने कहा, तुम स्वयं विवाह के लिए आने वाले राजकुमारों में से किसी ऐसे राजकुमार को चुन लो जिसमें यह सब गुण हों। कुछ दिनों बाद राजकुमार वीरेंद्र शादी का प्रस्ताव लेकर आया।
राजकुमारी ने उससे पूछा कि उसमें क्या गुण हैं। राजकुमार ने बताया कि वो लोगों का भविष्य बता सकता है। उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। राजकुमारी ने उसे अपने महल में मेहमान के तौर पर रहने को कहा। अगले दिन राजकुमार उदयवीर महल में आया तो राजकुमारी ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। उसने बताया कि उसके पास एक ऐसा रथ है जो धरती पर चलने के साथ साथ आसमान में भी उड़ सकता है। राजकुमार उदयवीर को भी मेहमान खाने में भेज दिया गया। एक दिन बाद राजकुमार धनंजय विवाह का प्रस्ताव लेकर आया। उससे भी उसका हुनर पूछा गया तो उसने बताया कि वह एक बलशाली योद्धा है, कोई भी व्यक्ति उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यह सुनकर उसे भी मेहमान बनकर रहने को कहा गया। सभी राजकुमार महल के मेहमान खाने में मेहमान बनकर रह रहे थे। उनके आराम और भोजन आदि का बहुत अच्छा प्रबंध किया गया था, लेकिन वे हमेशा वहाँ नहीं रह सकते थे। उन्हें अपने राज्य भी वापस जाना था, इसलिए चंद्रलेखा से जल्दी फैसला करने को कहा गया। सब कुछ अच्छी तरह चल रहा था, तभी अचानक एक मुसीबत आ गई। चंद्रलेखा महल से गायब हो गई। रानी ने राजकुमार वीरेंद्र को बुलाया और उससे कहा, तुम देखकर बताओ कि मेरी बेटी कहाँ है। राजकुमार वीरेंद्र ने कागज पर कुछ गणना की और बोला, एक राक्षस राजकुमारी का अपहरण करके अपने किले में ले गया है। वह उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर रानी ने बाकी राजकुमारों को भी बुलवा लिया और उनसे आग्रह किया, आप लोग मेरी बेटी चंद्रलेखा को बचाएं। तीनों राजकुमार तुरंत इस काम में जुट गए। वीरेंद्र ने राक्षस के महल तक जाने का नक्शा बनाया। उदयवीर अपना जादुई रथ ले आया और धनंजय ने हाथ में तलवार ले ली। तीनों राजकुमार चंद्रलेखा को बचाने के लिए चल दिए। राजकुमारों के पहुंचते ही राक्षस उन पर हमला करने के लिए किले से बाहर आ गए। धनंजय ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया। आखिर में धनंजय ने उसका सिर अपनी तलवार से काट दिया। जो ही राक्षस का सिर कटा, वो वहीं धड़ाम से गिर पड़ा। राक्षस के चंगुल से आज़ाद होने के बाद चंद्रलेखा ने सबको धन्यवाद दिया। तीनों राजकुमारों ने राजकुमारी को बताया कि उन्होंने किस तरह से उसे राक्षस से बचाने के लिए अपना योगदान दिया। राजकुमारी तीनों राजकुमारों के साथ महल में वापस आ गई। रानी ने सबको धन्यवाद दिया। सभी बहुत प्रसन्न थे, लेकिन तीनों राजकुमारों के बीच यह बहस छिड़ी थी कि राजकुमारी का विवाह किससे होगा। हर किसी को लग रहा था कि उसी के कारण राजकुमारी के प्राणों की रक्षा हुई थी, अतः राजकुमारी चंद्रलेखा पर उसी का दावा बनता था। आखिर में यह तय हुआ कि इस बारे में राजकुमारी से ही पूछा जाए। अब राजकुमारी को फैसला करना था कि किसके लिए वह योग्य है। यूँ तो उन तीनों ने मिलकर उसे राक्षस से बचाया था, लेकिन उसका विवाह किसी एक राजकुमारी से ही हो सकता था। बेताल बोला, विक्रम तुम बताओ, राजकुमारी ने अपना पति किसे चुना? उसके लिए योग्य वर कौन सा था? अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, बेताल, कहते हैं कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। यहाँ राजकुमार धनंजय ही राजकुमारी चंद्रलेखा के लिए योग्य वर हैं। अगर वह राक्षस को न मारता तो राजकुमारी चंद्रलेखा को महल में लाना संभव न हो पाता। बेताल बोला, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिया विक्रम, लेकिन मेरी चेतावनी के बावजूद तू बोला, इसलिए मुझे वापस पेड़ पर जाना होगा। यह कहते हुए बेताल राजा विक्रमादित्य के कंधे से उड़कर पीपल के पेड़ की ओर चल दिया। राजा अपनी तलवार लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े। वे सोच रहे थे कि उन्हें बेताल की लाश हर हाल में प्राप्त करके उस साधु को सौंपना है जो अपने आश्रम में बेटा उनका इंतजार कर रहा है। राजा को अपनी प्रजा से बहुत स्नेह था और वे उसके कल्याण हेतु साधु की बात मानने को तैयार हो गए।